हाय गाइस, माय नेम इज़ भवेश। ओएस की सीरीज में हम आज नया सेक्शन शुरू कर रहे हैं, सीपीयू शेड्यूलिंग। हमने प्रोसेस के शेड्यूलर्स और टाइम्स के बारे में जान लिया था। आज उन शेड्यूल्स की टेक्निक्स को जानते हैं कि भैया शेड्यूलर्स के पास कौन कौन सी टेक्निक होती है प्रोसेस को शेड्यूल करने के लिए। आइए सीखते हैं। ठीक है, तो यार हमने रेडी स्टेट में एक शेड्यूलर के बारे में जाना था, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। रेडी स्टेट में था हमारा शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। इस शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या होता है? सिलेक्ट करना इस रेडी स्टेट में से मल्टीपल प्रोसेस में किसी एक प्रोसेस को जो कि रनिंग स्टेट पर जाएगी, जो डिस्पैचर जिसको रनिंग स्टेट पर डालेगा, यानी कि जो प्रोसेस सीपीयू यूटिलाइज करेगी उस प्रोसेस को सिलेक्ट करना। अब यार किस बेसिस पर सिलेक्ट करें शॉर्ट टर्म शेड्यूलर? ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी टेक्निक हो सकती हैं सिलेक्ट करने के लिए। उसी में से एक टेक्निक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व मतलब से क्लियर है यार, जो प्रोसेस पहले आएगी यानी कि जिसका अराइवल टाइम कम होगा, जिसका अराइवल टाइम कम होगा वो प्रोसेस पहले सिलेक्ट होगी और सीपीयू पर शेड्यूल होगी। वो प्रोसेस पहले सिलेक्ट होगी और फिर सीपीयू पर शेड्यूल होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अराइवल टाइम, यहाँ पर हमें 5 प्रोसेसेस दी गई, इनका अराइवल टाइम क्या है? 0 1 2 3 4। ठीक है जी, साथ में बस टाइम भी लिख देता हूँ, 2 3 5 5 6 एंड 4। ठीक है, तो जो प्रोसेस पहले आएगी वो एग्जीक्यूट होगी। इनमें सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई? ठीक है, तो यार इस चीज को बनाने के लिए ना एक तरीका होता है, गैंट चार्ट बोलते हैं उसे। ठीक है, तो ये चार्ट बनाने से हमारा आंसर इजीली आ जाता है। तो इस चीज के लिए यही बनाते हैं। गैंट चार्ट में क्या होता है, सबसे पहले प्रोसेस एग्जीक्यूशन लिखना होता है कि यार पहले प्रोसेस कौन सी आई। मान लीजिए पहले प्रोसेस आई P1, आई ही प्रोसेस पहले P1, अराइवल टाइम सबसे कम किसका है? P1 का। ठीक है, तो ये कितने टाइम के लिए रन होगी? 2 सेकंड के लिए सीपीयू के अंदर रन होगी, यानी कि 0 पर आई और साथ के साथ शेड्यूल हो गई, साथ के साथ सीपीयू में रन होना शुरू हो गई और 2 सेकंड तक रन हुई। फिर उसके बाद कौन सी आएगी? देखो सबसे कम अराइवल टाइम किसका है? P2 का। सबसे कम अराइवल टाइम P2 का है। कितने सेकंड के लिए रन होगी? 3 सेकंड के रन होगी। 2 + 3 5, तो टोटल अभी तक कितना सीपीयू यूटिलाइज हो गया? 5 सेकंड तक सीपीयू यूटिलाइज हो गया है। ठीक है, देन उसके बाद P3। P3 हमारी 10 तक रन करेगी। फिर उसके बाद P4 आई, ये 16 तक रन करेगी। फिर इसके बाद P5 आई, 20 तक। ठीक है जी, तो अब ये जो बचे हुए फैक्टर्स हैं हम सबके सब निकाल सकते हैं आराम से, सबके सब निकाल सकते हैं आराम से। ये देखो P1 ने कितना वेट किया, ध्यान से देखो P1 ने कितना वेट किया। आते ही सीपीयू में एग्जीक्यूट होना शुरू हो गई, वेट ही नहीं किया, यानी कि 0 वेट किया। अगर हम फॉर्मूले से भी निकालें, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। टर्न अराउंड टाइम कितना है इसका? टोटल टाइम, मतलब कि टोटल टाइम कितना टिकी है आने के बाद? आई थिंक 2 सेकंड। और बस टाइम भी 2 सेकंड। टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम इज इक्वल टू 0। और कंप्लीशन टाइम कितना है? वो भी 2 है। कंप्लीशन टाइम भी इसका 2 है। ठीक है, सिमिलरली निकाल लेते हैं P2 के लिए। P2 का देखो कंप्लीशन टाइम कितना है? टोटल 5। P2 का कंप्लीशन टाइम है 5। ठीक है जी, टर्न अराउंड टाइम कितना है? टर्न अराउंड टाइम है अराइवल से लेके, कंप्लीट होने का। अराइवल हो गई थी 1 सेकंड पे, कंप्लीट हुई 5 सेकंड पे, टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया? 4। ठीक है जी, वेटिंग टाइम कितना है? टर्न अराउंड टाइम एंड बस टाइम, यानी कि 1 सेकंड। 1 सेकंड इज द वेटिंग टाइम, 1 सेकंड इज द वेटिंग टाइम, 1 सेकंड इज द वेटिंग टाइम। ठीक है, कैसे निकाल रहा हूँ? यहाँ पर देखो कंप्लीशन टाइम, यहाँ से पता चल गया कि P2 5 पे कंप्लीट हुई है, P2 5 पे कंप्लीट हुई है। हमें पता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। तो कंप्लीशन टाइम में से अराइवल टाइम को घटाया, टर्न अराउंड टाइम आ गया। और हमें पता है वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो वेटिंग टाइम आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली P3 कब कंप्लीट हुई? 10 पे। P3 कंप्लीट हुई 10 पे। टर्न अराउंड कितना हो गया? 10 माइनस 2 8। वेटिंग टाइम 8 माइनस 5 3। ठीक है जी, सिमिलरली P4 कब कंप्लीट हुई? 16 पर। तो टर्न अराउंड टाइम कितना हो गया? 16 माइनस 3 13। और बस वेटिंग टाइम 13 माइनस 6 7। ठीक है जी, वेटिंग टाइम 7 हो गया। नेक्स्ट लास्ट P5 कंप्लीट हुई 20 पर। टर्न अराउंड टाइम कितना आया? 20 माइनस 4 16। और वेटिंग टाइम 16 माइनस 4 इज इक्वल टू 12। ठीक है जी, तो टोटल वेटिंग टाइम देख लो कितना हो गया? 12 प्लस 7 19 3 21 और 1 22 23, सॉरी 23। और टर्न अराउंड टाइम हो गया 43। ठीक है जी, तो कंप्लीशन टाइम भी ऐसे कैलकुलेट कर लेना, कंप्लीशन टाइम भी ऐसे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में क्या होता है?
कोई भी प्रोसेस जो पहले आती है उसको हम एग्जीक्यूशन पर पहले डाल देते हैं, ठीक है। तो आते ही एक गैंट चार्ट बना लेना, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कंप्लीशन टाइम का। कंप्लीशन टाइम से आप टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम आराम से निकाल सकते हो। एक और करके देख लेते हैं। इनका अराइवल टाइम है 6, 3, 4, 1, 2, 5। बस टाइम 6, 3, 4, 2, 6, 8। ठीक है जी। तो आइए प्रोसेस बनाते हैं। तो सबसे पहले प्रोसेस कौन सी रन होगी? सबसे कम अराइवल टाइम किसका है? P4 का। सबसे पहले P4 रन होगी। कब आई थी? 1 सेकंड पे। तो ये 0 से 1 पे क्या हो रहा था? सीपीयू आइडल था, सीपीयू आइडल था, सीपीयू आइडल था, सीपीयू आइडल था, कुछ काम ही नहीं कर रहा था। 1 पे आई, कितने टाइम के लिए रन करी? 2 के लिए, यानी कि 1 + 2 3। कंप्लीट कब हो गई? 3rd सेकंड पर कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद कौन आई थी? P5। कितने सेकंड के लिए रन होगी? 6। 3 + 6 9, 9 पर कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद P2 3 सेकंड के लिए 12। फिर उसके बाद P3 4 सेकंड के लिए 16। फिर उसके बाद P6 8 सेकंड के लिए, यानी कि 24। फिर उसके बाद P1 6 सेकंड के लिए, यानी कि 30। ठीक है जी। तो ये आपका बन गया चार्ट, ये बन गया चार्ट। ठीक है, इससे क्या निकाल लोगे? इससे क्या निकाल लोगे? ठीक है, हाँ जी। तो ये बन गया चार्ट। तो इससे आप क्या निकाल सकते हो? सब कुछ निकाल सकते हो। कंप्लीशन टाइम निकाल सकते हो। सबसे पहले तो कंप्लीशन टाइम देख लेते हैं। कंप्लीशन टाइम P1 का कितना है? 30। P1 का है 30। 30 - 6 टर्न अराउंड 24। वेटिंग टाइम कितना हो गया? वेटिंग टाइम कितना हो गया? 24 - 6, यानी कि 6, 18, 18, 18, 18। ठीक है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट का कंप्लीशन टाइम P2 का कंप्लीशन टाइम 12। सबका लिख लेते हैं एक बार। P3 का कंप्लीशन टाइम 16। P4 का कंप्लीशन टाइम 3। P5 का कंप्लीशन टाइम 9। और P6 का कंप्लीशन टाइम 24। ठीक है। 12 - 3 9। 16 - 4 12। 3 - 1 2। 9 - 2 7। 24 - 5 19। ठीक है जी। तो ये आपके सारे आ गए टर्न अराउंड टाइम, ये आ गए टर्न अराउंड टाइम। ठीक है, टोटल कर लेना, टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा, टोटल टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। ठीक है। तो वेटिंग टाइम कैसे निकालते हैं? टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। पिछली क्लास में बताया था। 9 - 3 6। 12 - 4 8। 2 - 2 0। 7 - 6 1। 19 - 8 11। तो ये आपके आ गया वेटिंग टाइम, ये आ गया आपका वेटिंग टाइम। तो कैसे करते हैं? सिंपल सा गैंट चार्ट बनाइए, उससे आपको कंप्लीशन टाइम मिलेगा। कंप्लीशन टाइम लिखिए, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, टर्न अराउंड टाइम, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम, वेटिंग टाइम। तो आपका पूरा का पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा इजिली, पूरा का पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा इजिली। ठीक है, आइए एक और करते हैं। 3 9 12 2 15 3। 3867, सॉरी 386371। ठीक है, ये दिया हुआ है हमको, ये दिया हुआ है हमको करने के लिए। ठीक है, इतना काम हमें करने के लिए दिया हुआ है। अब देखिए, बनाते हैं इसका चार्ट, इसका चार्ट बनाते हैं। सबसे पहले कौन आया? सबसे पहले मुझे तो P4 आते हुए नजर आ रहा है 2 पर। P4 नजर आते हुए आ रहा है 2 पर। तो 0 से लेके 2 तक हमारा सीपीयू कैसा रहा? आइडल, आइडल। फिर उसके बाद 2 पर कौन आया? 2 पर आया P4। कब तक रन किया? 3 सेकंड के लिए, यानी कि 5 तक। फिर उसके बाद कौन आया? P6। थर्ड पर ही आ गया था, 5 हो चुके हैं, P6 आया। ठीक है, P6 कितने सेकंड के लिए रन किया? 1, यानी कि 6 हो गया ये। ठीक है, उसके बाद कौन आया? 2 3। फिर 3 पर ही P1 भी आया था। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। यहाँ पर एक है, देखो।
P4 तक ठीक है कि P4 सबसे पहले आया, रन हो गया, 5 सेकंड हो गए कंप्लीट। अब यहाँ पर थर्ड सेकंड पर P6 भी आया और P1 भी आया है। तो इस केसेस में ऐसा होता है, जिसकी प्रोसेस आईडी कम होती है, जिसकी प्रोसेस आईडी कम होती है उसको प्रायोरिटी दी जाती है। तो प्रोसेस आईडी P1 की कम है तो पहले P1 एग्जीक्यूट होगा, P1 एग्जीक्यूट होगा, 3 सेकंड के लिए 8 हो गया। ठीक है, फिर कौन आया था, P6, फिर आएगा P6, 1 सेकंड के लिए रन हुआ, 9 हो गया, 1 सेकंड के लिए रन हुआ, 9 हो गया। फिर कौन आया, 3 3 2 आई थिंक 9, ये P2। फिर आया P2, 9 हो चुके पूरे, हाँ आ गया P2, P2 आया, 8 सेकंड में रन हुआ, यानी कि 17। फिर उसके बाद कौन आया, P3। फिर उसके बाद P3 आया 12th पर, P3 आया 12th पर, P3 6 सेकंड के लिए रन हुआ, यानी कि 23। फिर उसके बाद आया P5, उसके बाद आया P5, कितने सेकंड का रन हुआ, 7, यानी कि 30 कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो अब निकाल लेते हैं कंप्लीशन टाइम। P4 का कंप्लीशन टाइम है 5, P1 का है 8, P6 का है 9, P2 का है 17, P3 का है 23 और P5 का 30। तो कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम। तो टर्न अराउंड है 5, 8, 23 माइनस 12, 11, 3, 15, 6। Similarly, waiting time, turnaround time minus burst time, 2, 0, 5, 0, 8 और 5। ठीक है, तो ये हमारा टर्न अराउंड टाइम और वेटिंग टाइम हमने निकाल लिया, कंप्लीशन टाइम हमने गैंट चार्ट से निकाल लिया। ठीक है, तो अगर किसी दो प्रोसेसेस का अराइवल टाइम सेम हो जाता है, इफ एनी टू प्रोसेस है सेम अराइवल टाइम, इफ मोर देन टू प्रोसेस है, मोर देन वन प्रोसेस है, सॉरी इसको ऐसे लिखेंगे, मोर देन वन, have same arrival time, then the process with lower process ID will be selected, will be selected। तो ये नोट है, इसको नोट कर लेना कि भैया अगर एक से ज्यादा प्रोसेस सेम अराइवल टाइम है तो प्रोसेस विद लोअर आईडी विल बी सिलेक्टेड। ठीक है, अब एक चीज देखते हैं, कॉन्वॉय इफेक्ट के बारे में जानते हैं विद एग्जांपल। कॉन्वॉय इफेक्ट एक नाम की चीज होती है, कॉन्वॉय इफेक्ट, उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है विद एग्जांपल। ठीक है जी, मान लीजिए आपकी फर्स्ट प्रोसेस सीपीयू बाउंड है। सीपीयू बाउंड का मतलब है कि बहुत ज़्यादा बर्स्ट टाइम है, मतलब कि सीपीयू के अंदर ही सारा टाइम अपना बिताने वाले। तो अराइवल टाइम पहली प्रोसेस 0 पर अराइव हो गई और बर्स्ट टाइम है मान लो 20। बाकी हुई बची हुई प्रोसेस इनपुट आउटपुट बाउंड है, मतलब कि बर्स्ट टाइम बहुत ही कम है, तो देखो इसका वो चार्ट बनाओ। सबसे पहले कौन आया, P1, कब तक चला, 0 से 20। फिर उसके बाद कौन आया, P2, 21। फिर P3, 22। कंप्लीशन टाइम 20, 21, 22। टर्न अराउंड टाइम 21, सॉरी 20, 20। और वेटिंग टाइम 0, 19, 18। ठीक है, तो अब टोटल वेटिंग टाइम देखो, टोटल वेटिंग टाइम हो गया आपका, सॉरी 19 ही आएगा, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम होता है ना, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 19 ही आएगा, 19, 19, 38 हो गया आपका टोटल वेटिंग टाइम। टर्न अराउंड टाइम होगा 60। अब एवरेज वेटिंग टाइम देखो, एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया, 38 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 12.66। ठीक है, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, पहली प्रोसेस क्या थी, सीपीयू बाउंड, क्योंकि बर्स्ट टाइम बहुत ज़्यादा था, और
बाकी बची प्रोसेस क्या थी, आईओ बाउंड, क्योंकि बस टाइम बहुत ही कम था। बस टाइम का मतलब सीपीयू के अंदर बीतने वाला टाइम, सीपीयू के अंदर एग्जीक्यूशन के वक्त बीतने वाला टाइम। ठीक है, तो बस टाइम ज्यादा मतलब सीपीयू बाउंड प्रोसेस, बस टाइम मतलब कम मतलब आईओ बाउंड प्रोसेस। ठीक है, तो सिमिलरली एक एग्जांपल ले लेते हैं। पहली प्रोसेस हमारी आईओ बाउंड है, ठीक है, और लास्ट प्रोसेस सीपीयू बाउंड है, लास्ट प्रोसेस सीपीयू बाउंड है। ठीक है, शुरुआत की प्रोसेस आईओ बाउंड और लास्ट प्रोसेस सीपीयू बाउंड है। तो 2 1 0 1 1 20 1 2, तो कंप्लीशन टाइम देख ही लो। सबसे पहले P1 आई, 0 से 1 तक रन करी, फिर P2 आई, 1 से 2 तक रन करी, फिर P3 आई, 22 तक रन करी। ठीक है, तो कंप्लीशन टाइम इसका 1 2 22। टर्न अराउंड टाइम हो गया 1 माइनस 0 1, 2 माइनस 1 1, 22 माइनस 2 20। वेटिंग टाइम देखो 1 माइनस 1, टर्न अराउंड टाइम माइनस बस टाइम 0 0 0, तो टोटल वेटिंग टाइम कितना हो गया 0, एवरेज वेटिंग टाइम कितना हो गया 0। ठीक है जी, तो कन्वॉय इफेक्ट बस यही बोलता है, अगर आपकी पहली प्रोसेस सीपीयू बाउंड है, अगर आपकी पहली प्रोसेस सीपीयू बाउंड है और बहुत उसके बाद बहुत सारी आईओ बाउंड प्रोसेस है, तो आपका वेटिंग टाइम जो है, आपका वेटिंग टाइम जो है बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। विल हैव एन मेजर इफेक्ट ऑन एवरेज वेटिंग टाइम, तो आपका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा अगर आपकी पहली प्रोसेस सीपीयू बाउंड है और उसके बाद वाली सारी प्रोसेसेस आईओ बाउंड है। ठीक है, अगर आपकी पहले सारी प्रोसेसेस आईओ बाउंड थी एंड देन उसके बाद सीपीयू बाउंड है, तो आपका वेटिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम बहुत ज्यादा घट जाएगा। तो इसी को बोलते हैं कॉन्वॉय इफेक्ट। कॉन्वॉय इफेक्ट किसको बोलते हैं कि आपकी अगर पहली प्रोसेस सीपीयू बाउंड है और बाकी आगे वाली सारी की सारी आईओ बाउंड है, तो आपका एवरेज वेटिंग टाइम मेजरली इफेक्ट होगा। इसी को बोलते हैं कन्वॉय इफेक्ट, इसी चीज को बोलते हैं कन्वॉय इफेक्ट। ठीक है, अगर मैं इसको लिख दूं तो कैसे लिखूंगा, इन एफ सी एफ एस इफ first process is CPU bound and followed processes are IO bound, then average waiting time will have a major effect, will have a major effect, will have a major effect, and this is known as convoy effect, convoy effect। ठीक है जी, तो हमने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बनाना सीख लिया, उसकी प्रॉब्लम्स को हम आसानी से सोल्व कर सकते हैं। जो पहले आएगी प्रोसेस जिसका अराइवल टाइम सबसे कम होगा वो सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। अगर सेम टाइम पर एक से ज्यादा प्रोसेस का अराइवल टाइम सेम है, तो जिसकी प्रोसेस आईडी कम होगी वो सीपीयू एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी। ठीक है, और कन्वॉय इफेक्ट के बारे में भी हमने जान लिया। थैंक यू।